हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के बारे में। तो अगर इसके पहले हम लोग को जो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम या फेरेंजियल पाउच के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ एनाटमी जो है बेसिक एनाटमी समझनी पड़ेगी। तो बेसिक एनाटमी हम लोग किसकी बेसिकली समझेंगे, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की। तो मान लो मैंने एक इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर यहाँ बना दी, ठीक है ना। मान लो ये एक इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, ठीक। तो इसमें दो फाइबर्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक होता है ऑब्लिक फाइबर, ठीक है ना। तो इसके आपको समझ में आता होगा कि ये क्रीकोफेरेंजियस है। क्रीकोफेरेंजियस जो कि पार्ट होता है इसका जो है ये फेरेंजियस, और ये हो गया आपका थायरोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियस, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या होता है ना कि ये जो ऑब्लिक फाइबर है और ये जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल स्पेस क्या कर सकता है कि मान लो इसको किलियंस डिस्टेंस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है जब मान लो कि थायरोफेरेंजियस कॉन्ट्रैक्ट कर गई और क्रीकोफेरेंजियस नहीं कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या हो सकता है, ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, इनके जो है बीच में दिक्कत हो सकती है। तब क्या होगा, एक पोटेंशियल स्पेस बनता है जिसको कहते हैं हम लोग किलियंस डिस्टेंस। किलियंस डिस्टेंस के बाद में क्या होगा, जैसे अगर वो किलियंस डिस्टेंस है, गेटवे ऑफ टीयर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो गेटवे ऑफ टीयर है इसी को क्या कहते हैं, किलियंस डेहिसेंस, ठीक है ना। पोटेंशियल एरिया ऑफ वीकनेस बिटवीन टू मसल्स, ठीक। अब अगर ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर कोई मतलब कि इनकोऑर्डिनेशन हुआ तो वहीं से इसके कारण से ये पीछे चला जाए, मतलब कि खाना यहाँ पे आके फंस जाएगा। ये मान लो कि कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि ये मान लो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई और ये मतलब कि वो नहीं की, तो इसके बीच में खाना फंस जाएगा, ठीक है ना। खाना फंस के क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो एक हम लोग दिक्कत होती है, उसको क्या कहते हैं, ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। और ये एक तरीके पल्शन डाइवर्टिकुलम है। दिस इज द काइंड ऑफ पल्शन डाइवर्टिकुलम। पल्शन डाइवर्टिकुलम, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई मसल लेयर नहीं होती। देख लो मसल लेयर के बीच से निकल रहा है ना, तो नो मसल लेयर, नो मसल लेयर, ठीक है ना, नो मसल लेयर। इसीलिए इसीलिए ये पल्शन ये स्यूडो डाइवर्टिकुलम है। स्यूडो फॉल या स्यूडो कह सकते हो या फॉल्स डाइवर्टिकुलम कह दो। फॉल्स डाइवर्टिकुलम वुड बी अ बेटर टर्म, डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं इसको, अब देखो इसकी इसी का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और ऑल्सो नोन एज हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। हाइपोफेरिंग्स में है, हाइपोफेरिंग्स में है तो हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम या फेरिंगो ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। फेरिंग्स में है और ईसोफेजियस के पास है तो फेरिंगो ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। किलियस डेहिसेंस इज अ ट्रायंगुलर वीक एरिया, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर वीक एरिया इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स बिटवीन थायरोफेरेंजियस एंड क्रीकोफेरेंजियस ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ये बता दिया मैंने। किलियस डेहिसेंस जो है ट्रायंगुलर वीक एरिया इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स बिटवीन थायरोफेरेंजियस एंड क्रीकोफेरेंजियस। ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम इज अ पल्शन डाइवर्टिकुलम, जिसके बारे में बताया था, वेयर फेरेंजियल मसल्स म्यूकोसा हेर्निएट्स थ्रू किलियस डेहिसेंस। यहाँ पे क्या होता है, फेरेंजियल म्यूकोसा, यहाँ पे क्या है, फेरेंजियल म्यूकोसा ही तो है, तो हर्निएट कर जाती है थ्रू किलियस डेहिसेंस। इट इज अ डाइवर्टिकुलम। ये कैसा डाइवर्टिकुलम है, ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द फेरिंग्स। यहाँ पे देखो यहाँ मसल नहीं है, इसलिए पल्शन डाइवर्टिकुलम या फॉल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स जस्ट अबव द क्रीकोफेरेंजियस मसल, अबव द अबव अपर स्फिंक्टर ऑफ ईसोफेजिस। यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ईसोफेजिस है, ये क्रीकोफेरेंजियस है, यहाँ पे किलियस डेहिसेंस, इसी के थ्रू जो है बाहर आ जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो इट इज़ अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स। म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स का डाइवर्टिकुलम है जस्ट अबव क्रीकोफेरेंजिस जस्ट ऊपर, ठीक है ना, अबव द स्फिंक्टर ऑफ ईसोफेजिस। तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ स्यूडो डाइवर्टिकुलम नॉट हैविंग ऑल लेयर्स ऑफ ईसोफेजियल वॉल। ईसोफेजियल वॉल के सारे लेयर्स नहीं होते। इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हमें, इडियोपैथिक, ठीक है ना। जहां हमें कुछ नहीं पता वहां पे हम लोग बेको बनाने के लिए क्या कहते हैं, इडियोपैथिक, ठीक है ना। तो स्पासम क्रीकोफेरेंजियस स्फिंक्टर, जैसे मान लो कि क्रीकोफेरेंजियस जो है, क्रीकोफेरेंजियस मसल ये स्पास कर गया। ये मान लो कि जैसे ये देखो जैसे ये मान लो कि ये जो है आपका ऑब्लिक फाइबर्स हैं और ये है हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ क्रीकोफेरेंजियस। ये मान लो कि ये हैं आपके दोनों, ये दोनों क्या है आपके, थायरोफेरेंजियस है, ये क्रीकोफेरेंजियस है। अब इसका स्पाज्म हो गया और ये रिलैक्स कर गई तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्पेस बनेगी, मतलब कि यहाँ पे जाएगा खाना, अगर आया ऊपर से तो खाना तो यहीं फंस जाएगा, और खाना अगर फंसा तो ये देखो मेरा जो अंगूठा, ये जो मुट्ठी है, ये आपका ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम बन गया, क्योंकि खाना आके फंस गया और पीछे
इसका म्यूकोसा खिसक गया, तो ये होता है ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है ना। तो क्या होगा कि स्पाज्म ऑफ क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर के कारण इट्स इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिग्लटेशन। डिग्लटेशन मतलब खाना खाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इट इज़ इट्स इनकोऑर्डिनेटेड मतलब कि क्रिकोफेरेंजियस का स्फिंक्टर का स्पाज्म हो गया और या ये इनकोऑर्डिनेट हो गया ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ डिग्लटेशन, ठीक है ना। वेयर देयर इज एक्सेसिव प्रेशर, अब देखो क्या होता है कि वेयर कहीं ज़्यादा प्रेशर हो गया विद इन द लोअर फेरिंग्स एंड द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द फेरेंजियल वॉल बैलेंस आउट, क्या हो गया कि कभी कभार हो सकता है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो मतलब कि हाइपोफेरिंग्स का एरिया है, तो वहाँ पे क्या हो गया, कभी कभी प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो ये देखो ये एरिया ऑफ वीकनेस ही तो है, क्योंकि थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस के बीच में कोई मतलब कि मसल लेयर नहीं है इस एरिया में, तो यहाँ पे भी वीकेस्ट पोर्शन है। तो क्या होगा, अगर प्रेशर होगा तो इसके कारण से ये फेरेंजियल वॉल जो है बैलून आउट कर जाएगी वहाँ पे। तो इट इज यूजुअली सीन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। अब 60 ईयर्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मसल उस टाइम तक वीक हो जाती है, ठीक है ना, वीक हो जाती है और थोड़ा सा न्यूरो मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन में बैठने लगता है। तो ये जो है बुढ़ों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना। पैथोलॉजी इसकी क्या है, हर्निएशन ऑफ पाउच स्टार्ट्स इन मिडलाइन, ये मिडलाइन वाला ही होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा पोस्टीरियो लैटरल है, ठीक है ना। फर्स्ट ये होता है बिहाइंड द इसोफेगस, तो लाइज ऑन द लेफ्ट, ठीक है, देन इट लाइज ऑन द लेफ्ट, ठीक है। पहले तो ये बिहाइंड इसोफेगस होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये लेफ्ट में की तरफ ये लाइट करने लगेगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ बाद में ये लेफ्ट की तरफ होता है। तो हर्निएशन ऑफ पाउच जो है मिडलाइन में स्टार्ट होगा। माउथ ऑफ डाइवर्टिकुलम इज वाइडर देन द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, जो माउथ होता है ऑफ द डाइवर्टिकुलम, जो माउथ है, माउथ मतलब क्या, ये थायरोफेरेंजियस, ये क्रिकोफेरेंजियस, ये माउथ हो गया इसका। माउथ ऑफ डाइवर्टिकुलम इज वाइडर देन द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ये वाइडर होता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस से। फूड प्रेफरेंशियली इंटर्स द डाइवर्टिकुलम, तो खाना जो है हमारा ईसोफेगस में ना जाके अब डाइवर्टिकुलम में जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये यहाँ तक अपने बात समझ में आती है कि हाँ। अब क्लिनिकल फीचर खुद सोचो क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो कि हमारा ईसोफेगस में खाना जा ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमें क्या होगा, जब सारा खाना हमारा डाइवर्टिकुलम में जाने लगेगा तो क्या होगा, डिस्फेजिया होगी, खाने में तकलीफ, ठीक है ना, डिस्फेजिया होगा, हेलिटोसिस होगा, डकार आने लगेगी क्योंकि भाई खाना हमारा सही जगह जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना। आपका रीगर्जिटेशन हो जाएगा, रीगर्जिटेशन मतलब कि मान लो कि खाना बाहर फेंक दिया क्योंकि भाई जा ही नहीं रहा है ईसोफेगस में, वो जा रहा है अपने डाइवर्टिकुलम में, और डाइवर्टिकुलम का भी एक एक्सटेंट ही तो है, तो वो रीगर्जिटेट कर गया। लैरिंजाइटिस हो सकता है, वहाँ पे खाना गया, गलत जगह खाना गया, हो सकता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, लैरिंजाइटिस हो गया। होर्सनेस हो सकता है वॉइस का, क्योंकि भाई आदमी बोल भी नहीं पा रहा है, उतना ज़्यादा बड़ा डाइवर्टिकुलम निकल गया तो होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया। कफ होने लगा उसको, भाई खाना कहीं और जाएगा तो कफ होने लगेगा उसको, लंग की कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। डिस्फेजिया आफ्टर अ फ्यू स्वेलोज व्हेन द पाउच गेट्स फिल्ड विद फूड, आफ्टर मतलब कि कुछ खाने के बाद, कुछ देर खाने के बाद, व्हेन द पाउच, जब पूरा पाउच भर जाता है फूड से, एंड प्रेसेस ऑन द ईसोफेगस, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेस कर जाएगा ईसोफेगस पे, खाना वहाँ पे क्या है कि जो पाउच में खाना भर गया, अब वो प्रेस करेगा ईसोफेगस को। अब ईसोफेगस को क्या प्रेस किया तो क्या होगा, भाई खाना तो जा ही नहीं रहा है ईसोफेगस में, पेट में खाना जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशमेंट हो जाएगा। गर्जलिंग साउंड ऑफ स्वेलिंग, गर्जलिंग साउंड आएगी, ठीक है ना। ऑन पाल्पेशन गर्गलिंग साउंड आएगी, ऑन पाल्पेशन पे गर्गलिंग साउंड आएगी। इसी को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन, ये होता है बॉयस साइन, BOYCE, बॉयस साइन, इसको क्या कहते हैं, बॉयस साइन। अब क्या होता है, फूड जो होता है, फूड गेट्स ट्रैप्ड इन द आउट पाउचिंग, फूड क्या है यहाँ पे ट्रैप हो गया आउट पाउचिंग में, तो अनडाइजेस्टेड फूड में अनडाइजेस्टेड फूड रीगर्जिटेट करेगा, रीगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। अगर अब देखो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड क्यों लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो वो पेट में गया ही नहीं, काइम बना ही नहीं, तो डाइजेस्टेड फूड तो जा ही नहीं सकता, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे रोटी खा रहे हो और सॉलिड रोटी आप बाहर फेंक रहे हो, तो बहुत ही क्लासिकल साइन है कि इसको क्या हो सकता है, ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। तो कफ एंड एस्पिरेशन निमोनिया, कफ हो सकता है, लंग का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया बेसिकली हो सकता है। हेलिटोसिस का मतलब होता है डकार, और इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, या इसको यहाँ पे आप लैरिंजाइटिस भी इंक्लूड कर सकते हो, लैरिंजाइटिस भी कर सकते हो, ठीक है ना। और होर्सनेस ऑफ वॉइस भी डाल सकते हो, होर्सनेस ऑफ वॉइस भी आप कर सकते हो, होर्सनेस ऑफ वॉइस भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एल्डरली में दिखता है, और इसके क्या क्या हम लोग मतलब कि एसोसिएटेड विथ हाइटस हर्निया के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है, और कार्सिनोमा लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में ही कर सकता है। डायग्नोसिस में कैसे कराओगे, इंडोस्कोपी जाए तो करा दो, या बैरियम स्वेलो से लेटरल व्यू,
लेटरल व्यू देखते हैं, लेटरल व्यू देखते हैं बैरियम स्वैलो पे बेस्ट होता है, ठीक है, लेटरल व्यू पे बेस्ट होता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट में क्या करोगे, ये एक्सीजन ऑफ पाउच एंड क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। अब क्या करो कि पाउच को ही काट के हटा दो, जैसे ये पाउच बन गया, मान लो ये हो गया तुम्हारा पाउच बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका एक्सीजन कर दो, एक्सीजन ऑफ पाउच एंड क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। अब ये जो हो गया, अब देखो कैसे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मान लो ये हो गया तुम्हारा डाइवर्टिकुलम, ये ठीक है ना। अब चाहे तो पूरा पाउच ही काट के फेंक दो, जाए तो इसको यहाँ से काट दो, क्रिकोफेरेंजियल की मायोटमी कर दो। अब क्रिकोफेरेंजियल की मायोटमी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि क्रिकोफेरेंजियल की मायोटमी कर दी ना। अब खाना यहाँ से जाके ऐसे ही जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि देखो फिर से देखो, ये क्रिकोफेरेंजियल की यहाँ से काट दिया हमने, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है वो ऐसे हो गया थोड़ा, ये हल्का सा ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही जाएगा, सीधा खाना जाने लगेगा, यही चीज़ है, ठीक है। कि क्रिकोफेरेंजियल मायोटमी कर दो, ठीक है ना। तो क्या करो, एक्सीजन कर सकते हो इन केस ऑफ लार्ज पाउच। एक्सीजन कब करोगे, इन केस ऑफ लार्ज पाउच, मतलब कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और क्रिकोफेरेंजियल मायोटमी कर सकते हो कटिंग ऑफ कॉमन वॉल, ठीक है ना। अब इसको भी 2 तरीके से कर सकते हो, डोलमेंस प्रोसीजर। द पार्टीशन बिटवीन द ईसोफेगस एंड द पाउच इज डिवाइडेड बाय डायथर्मी थ्रू एंडोस्कोप। इसको लेजर टेक्निक कहते हैं, लेजर टेक्निक, जो कि पाउच फॉर पाउच लेस देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये फॉर पाउच लेस देन 2 सेंटीमीटर के पाउच के लिए हम लोग कर सकते हैं, मतलब डायथर्मी थ्रू इंडोस्कोप। और इंडोस्कोपिक लेजर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जो कि इंडोस्कोपिक डाइवर्टिकुलोटॉमी होता है फॉर पाउच मोर देन 2 सेंटीमीटर। कट द वॉल ऑफ एजेस एंड स्टेपल्स, मतलब कि ये ऐसे देखो, पेन का है यार, इंडोस्कोपिक लेजर मतलब इंडोस्कोपिक डाइवर्टिकुलोटॉमी कर दो यहाँ पे, डाइवर्टिकुलोटॉमी फॉर पाउच मोर देन 2 सेंटीमीटर के लिए कर दो। और यहाँ पे क्या करोगे, कट, इसको हटा दो, ये बेकार चीज़ है, ये देखो, कट्स द वॉल एंड स्टेपल साइमल्टेनियसली, स्टेपल द एजेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेजर टेक्निक। और ये लेजर टेक्निक से होता है, लेजर टेक्निक, ठीक है, लेजर टेक्निक होता है पाउच ऑफ, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। तो ये आपकी बात रही कुछ जेंकर्स डाइवर्टिकुलम के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।